हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारा यह 7th नंबर का चैप्टर है। इससे पहले हम 6 चैप्टर के वीडियोज आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी 6 वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी वीडियोस को अपलोड कीजिए। तो साथियों, आज आपके लिए जो है 3 चैप्टर के वीडियोज आने वाले हैं, 7th, 8 और 9। इसके अलावा साथियों हो सकता है कि मैं 10th चैप्टर का वीडियोज भी आपके लिए आज ही ले आऊं, मगर 3 चैप्टर के वीडियोज आपके लिए आज जरूर मिल जाएंगे। तो साथियों, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि जल्दी वीडियोज अपलोड कीजिए। साथियों, मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों, जो रसग्राही अंग होते हैं वो किसका पता लगाते हैं? स्वाद का। आप समझ सकते हो, रस का मतलब ही आप समझ सकते हो थोड़ा कि स्वाद से, किससे रिलेटेड? स्वाद से। जबकि घ्राणग्राही जो अंग होते हैं वो गंध का पता लगाते हैं। बिल्कुल समझ सकते हो आप, जो घृणा करते हो आप, घृणा किससे करते हो? गंध से ही तो करते हो भैया। जो गंदी स्मेल होती है उसी से तो आप क्या करते हो, मतलब घृणा करते हो। तो जो घ्राणग्राही अंग होते हैं वो किसका पता लगाते हैं? गंध का। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है। तो साथियों, पहली बात, यहाँ पर ये न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात हो रही है न्यूरॉन की। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है। तो साथियों, इसको समझाने के लिए मैं एक सेल बॉडी बनाता हूँ। मान लो ये एक सेल बॉडी है, ठीक है। अभी साथियों इसके चारों तरफ होते हैं डेंड्राइट। क्या होते हैं? चारों तरफ डेंड्राइट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी लाइनिंग होती है, ठीक है, और इस तरीके से एक संरचना होती है, ठीक है। अभी क्या होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं एक्सॉन। क्या पाया जाता है? एक्सॉन पाए जाते हैं। और एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है क्या? एक सेल पाई जाती है जो कि क्या करती है? एक्सॉन की रक्षा करती है। क्या करती है? एक्सॉन की रक्षा करती है। और ये जो पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं हम एक्सॉन का छोर। क्या बोल सकते हैं? एक्सॉन का छोर, ठीक है। अब ये इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट। तो साथियों, जो हमारा न्यूरॉन होता है वो सबसे पहले जाता है डेंड्राइट में। कहाँ जाता है? डेंड्राइट में। और डेंड्राइट के बाद जाता है कोशिका काय में। कहाँ पर चला जाता है? साइटोन में, यानी कि कोशिका काय में। इसके बाद जो हमारा न्यूरॉन होता है वो जाता है एक्सॉन के पास। और एक्सॉन से कहाँ चला जाता है? एक्सॉन टर्मिनल पर। और एक्सॉन टर्मिनल से फिर से जो हमारा न्यूरॉन होता है वो दूसरे सेल बॉडी में चला जाता है। कहाँ पर? दूसरे सेल बॉडी में चला जाता है। और कुछ इसी प्रकार से क्रिया चलती है। डेंड्रॉन में जाता है, दूसरे सेल बॉडी में, फिर साइटोन में, फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन टर्मिनल में। तो आइए देखते हैं इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सबसे पहले डेंड्राइट में जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद एक्सॉन में जाता है। ना जी ना। इसके बाद कहाँ पर जाता है? साइटोन में, यानी कि कोशिका काय में जाता है। कहाँ पर जाता है? कोशिका काय में। तो ये सबसे पहले इन्होंने कोशिका काय कर दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर दिया है डेंड्राइट में, और डेंड्राइट के बाद कहाँ? साइटोन में, यानी कोशिका काय में। कोशिका काय के बाद एक्सॉन में, और एक्सॉन के बाद एक्सॉन छोर, जिसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अभी इनके फिर दूसरी एक कोशिका लाग चालू हो जाती है, ठीक है। दूसरी कोशिका में जाते हैं, और पहली कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में क्या पाए जाते हैं? सिनेप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिनेप्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है साथियों, पहले हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सिनेप्स पर जो रासायनिक संकेत पहुंचते हैं वो कहाँ से पहुंचते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। ये कहना चाहता है किस प्रकार से संप्रेषण होता है। तो अभी हमने जाना साथियों, एक न्यूरॉन, ठीक है, जिसमें पाए जाते हैं डेंड्राइट। क्या पाए जाते हैं? डेंड्राइट पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इस डेंड्राइट
सबसे पहले सूचना कहाँ पहुंचेगी, संकेत कहाँ पहुंचेंगे, डेंड्राइट के पास। इसके बाद पहुंचेंगे कोशिका काय के पास। इसके बाद पहुंचेंगे एक्सॉन के पास साथियों। एक्सॉन से पहुंचते हैं एक्सॉन टर्मिनल पर, ठीक है। और इस पर पाए जाते हैं कुछ साथियों क्या, बाल्ब, ठीक है। इनमें भरा होता है केमिकल, ठीक है। तो ये जो विद्युत आवेग पहले आता है, कैसा आवेग, विद्युत संकेत आता है। कैसा संकेत आता है, विद्युत। अब ये केमिकल क्या करते हैं, विद्युत संकेतों को किसमें, रासायनिक संकेत में बदल देते हैं, ठीक है। अब ये रासायनिक संकेत कहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पाया जाता है सिनेप्स। ये सिनेप्स क्या होता है, ये खाली स्थान होता है किनके बीच का, अब यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन इनसे जुड़ जाए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अभी देखो इस एक्सॉन टर्मिनल से अभी ये जो न्यूरॉन जाएगा कहाँ पर संकेत चला जाएगा, संकेत कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा डेंड्राइट में। दूसरे न्यूरॉन के कहाँ चला जाएगा, डेंड्राइट में चला जाएगा, ठीक है। अभी इस डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, कोशिका काय में जाएगा। फिर से सेम प्रक्रिया, फिर जाएगा एक्सॉन में, फिर चला जाएगा एक्सॉन टर्मिनल में। पहले जाएगा एक्सॉन में, फिर चला जाएगा एक्सॉन टर्मिनल में। तो सेम प्रक्रिया चलती है। तो साथियों जो पहले न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल होगा और जो दूसरे छोर का क्या होगा, डेंड्राइट होगा, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिनेप्स पर क्या होता है, रासायनिक संकेतों का क्या हो जाता है, संप्रेषण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक क्या होता है, रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। तो साथियों आपको बताया मैंने अभी कि ये न्यूरॉन है, ठीक है, डेंड्राइट है। डेंड्राइट से सूचना कहाँ गई, एक्सॉन में। एक्सॉन से कहाँ गई, एक्सॉन टर्मिनल पर। यहाँ पर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे बाल्ब पाए जाते हैं, इनमें होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये आता है हमारा कैसा, ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत आते हैं, यानी विद्युत संकेत आते हैं। इनको क्या कर देता है, रासायनिक संकेत में बदल देता है। कौन, एक्सॉन छोर, ठीक है, या एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। तो साथियों यहाँ पर हमसे पूछना चाह रहा है, जो सूचना हमारे पास आती है उस पर जो है हमारा शरीर जो रिएक्शन करता है, तो उस तक जो सूचना पहुंचती है वो किस प्रकार से पहुंचती है, यानी कि सबसे पहले सूचना कहाँ पहुंचती है। तो साथियों सबसे पहले सूचना पहुंचती है हमारे ग्राही अंग पर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पर पहुंचती है, ग्राही अंग पर। और इसके बाद जो सूचना होती है वो साथियों पहुंचती है हमारे सेंसरी न्यूरॉन के पास। किसके पास, सेंसरी न्यूरॉन के पास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, संवेदी न्यूरॉन बोलते हैं। इसके बाद जो साथियों हमारी सूचना होती है वो पहुंचती है मेरु रज्जु के पास। किसके पास, मेरु रज्जु के पास में पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद जो सूचना होती है साथियों वो हमारी पहुंच जाती है प्रेरक न्यूरॉन, यानी कि मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचती है। और सबसे बाद में सूचना जो होती है मसल्स के पास पहुंचती है, यानी कि पेशी के पास पहुंचती है। अभी देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले सूचना कहाँ पहुंचेगी, ग्राही अंग के पास। इसके बाद पहुंचेगी सेंसरी न्यूरॉन यानी संवेदी न्यूरॉन के पास। इसके बाद मेरु रज्जु के पास। इसके बाद प्रेरक न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन के पास। और सबसे बाद में पेशी के पास में जो है सूचना पहुंच जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सही है। तो साथियों आइए देखते हैं कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने बताया प्रतिक्रिया चाप क्या कहते हैं। हमारे शरीर को जैसे कि मान लो कुछ गर्म टच हुआ, मान लो कुछ गर्म गर्म लगा, मान लो आपकी हाथ में किसी ने गर्म गर्म चिमटा छुआ दिया, ठीक है, तो आपको गर्म लगा, इस पर जो प्रतिक्रिया होगी उस प्रतिक्रिया को आप क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए तो भैया हमारा करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरु रज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं। तो जो संवेदी न्यूरॉन होते हैं वो संकेतों को मेरु रज्जु से कहाँ ले जाते हैं, बताओ। मेरु रज्जु के बाद में जो हमारे संकेत होते हैं वो जाते हैं साथियों किसके पास,
मोटर न्यूरॉन यानी प्रेरक न्यूरॉन के पास। किसके बाद? प्रेरक न्यूरॉन। और प्रेरक न्यूरॉन के बाद जाते हैं मसल्स के पास यानी पेशी के पास। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी मेरु रज्जु के बाद कहाँ जाते हैं? प्रेरक के पास जाते हैं, ठीक है, ना कि पेशी के पास। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। नहीं भैया, प्रेरक न्यूरॉन कहाँ पहले? सबसे पहले तो कौन लेता है? ग्राही अंग लेते हैं संकेत को। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल, ये जो ग्राही अंग से लेकर पेशी तक जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को तो हम प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं, अभी बताया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है मस्तिष्क के बारे में सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है। क्या ये करेक्ट बात है? जी नहीं, पश्च मस्तिष्क जो है प्रमुख सोचने वाला भाग बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मस्तिष्क का जो सोचने वाला प्रमुख भाग होता है वह कौन सा होता है। कमेंट करिए फटाफट से। सेकंड ऑप्शन है हमारा, तो ये तो गलत हो गया भैया। सेकंड ऑप्शन है सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। यानी कि सुनने, सूंघने और जो स्मरण करने की शक्ति होती है, क्या वो अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है? तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। लार, श्रवण, स्वाद, वमन। वमन का मतलब होता है उल्टी, क्या? उल्टियां करना, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला से होता है। बिल्कुल करेक्ट है। जो मेडुला होता है यही तो हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। तो भैया अभी देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता। तो भैया ये अनुमस्तिष्क जो होता है वो भंगिका और संतुलन का नियंत्रण करता है, यहाँ पे लगा दिया नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी सेकंड और थर्ड जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड किसमें? ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, अभी बताया किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा, क्योंकि उसमें क्या लगा दिया था? नहीं, फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए वो गलत हो गया था। तो हमारे जो भंगिका और संतुलन का जो नियंत्रण होता है उसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? वो करता है अनुमस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। मेरु रज्जु निकलती है, तो साथियों ये जो मेरु रज्जु होती है ये कहाँ से निकलती है? मेडुला से। अब मेडुला जो होता है हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है साथियों, कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क होता है, इसका लास्ट भाग होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला। अब मेडुला से क्या निकलती है? हमारी मेरु रज्जु निकलती है। क्या निकलती है? मेरु रज्जु। तो नाइन्थ का भी जो होगा हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? यानी कि प्ररोह का मतलब ऊपर की तरफ वृद्धि करना। प्ररोह का मतलब ऊपर की तरफ वृद्धि करना। प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? तो साथियों ये जो वृद्धि होती है ऊपर की तरफ, यानी कि जो प्रकाश के कारण जो घटना होगी उसको हम बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, जल के कारण जो वृद्धि होगी उसको बोलेंगे जलानुवर्तन। ग्रेविटी के कारण जो वृद्धि होगी उससे बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। और जो रासायनिक यानी केमिकल के कारण जो वृद्धि होगी उसको बोलेंगे हम रसायनुवर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश की तरफ वृद्धि हो रही है यानी प्रकाश के कारण हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाशानुवर्तन बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए जो हमारे पौधे होते हैं उनमें एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है वृद्धि को रोकना। क्या होता है? वृद्धि को रोकना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा
कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना, ना जी ना भैया। कार्य क्या होता है? वृद्धि को रोकना। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना। अरे प्रमोट करना तो इसका कार्य ही नहीं है, इसका तो कार्य है रोकना भैया। वृद्धि को संदमित करना यानी कि रोकना। संदमित का मतलब क्या है? रोकना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तने की वृद्धि को, भैया वृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता है, क्या करता है? रोकता है, यानी कि वृद्धि को ये रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? अभी बताया पौधे की वृद्धि को कौन रोकता है? एब्सिसिक अम्ल रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑक्सिन है ये भी पौधे की वृद्धि में सहायक है, जिब्रेलिन भी सहायक है और साइटोकाइनिन भी पौधे की वृद्धि में सहायक है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो साथियों आपको पता होना, पहली बात ये साथियों, हमारे गले में पाई जाती है एक थायराइड ग्रंथि। क्या पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो कि थायरक्सिन हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है? थायरक्सिन हार्मोन निकालती है। और ये जो थायरक्सिन हार्मोन होता है ये आयोडीन के कारण बनता है। किसके कारण? अगर हम आयोडीन की पर्याप्त मात्रा लेते हैं तभी जो है हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरक्सिन हार्मोन को बना पाती है। यानी कि आयोडीन जो है किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो हमारा जो थायरक्सिन हार्मोन है इसके लिए आवश्यक है आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी साथियों ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? जो कि पेनक्रियाज के द्वारा निकलता है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए, यानी कि इंसुलिन के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। अभी बताया इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकलता है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है। ना जी ना, गलत ऑप्शन हो जाएगा भैया। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए रुधिर में शर्करा का स्तर कौन, मतलब उसको संतुलित कौन करता है? वो करता है इंसुलिन। आपको पता है डायबिटीज में आपको किसका टीका लगता है? इंसुलिन का। किसका इंजेक्शन लगता है? इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो इंसुलिन जो होता है वो रुधिर में यानी ब्लड में शर्करा की जो मात्रा है उसका जो है संतुलन करता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है भैया। इंसुलिन के अपर्याप्त स्रवण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन का जो है कम मात्रा में स्रवण होगा तो हमारे शरीर में किस रोग, कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। और डायबिटीज रोग होगा तो इंसुलिन का आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया था गलत कथन। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेमेल युग्म का चयन कीजिए। साथियों यहाँ पर लग रहा है हाँ हार्मोन और ग्रंथियां दी गई हैं कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। अभी बात करते हैं एंड्रिनलिन जो हार्मोन होता है साथियों ये निकलता है हमारे किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा निकलता है। ठीक है, ना कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। हमसे बेमेल ही तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको जो है याद रखना है जो टेस्टेरोन हार्मोन होता है वो वृषण के द्वारा निकलता है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो अंडाशय से निकलता है, और थायरक्सिन हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि से निकलता ही है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? तो साथियों इसका जो आंसर है हम इससे पहले भी बता चुके हैं। क्या बताया था हमने? कि द्वार कोशिकाओं में जो जल पाया जाता है, ठीक है, उसकी मात्रा से क्या होता है, उससे उसकी जो मात्रा होती है उससे हमें पता लगता है पौधों में रंध्र खुलेंगे या बंद होना किसके कारण निश्चित होता है? वो होता है जल की मात्रा के कारण। तो उसकी आकृति का परिवर्तन भी जो है वो किसके कारण होता है? कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण। ठीक है, यानी आकृति में जो परिवर्तन होगा वो किसके कारण होगा? कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? यानी कि जो मटर का पौधा होता है उसकी बेल जो है किसके कारण उसमें वृद्धि होती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश के प्रभाव के कारण,
ना जी ना भैया। जो हमारे लंबे पौधे होते हैं उसमें जो है प्रकाश के प्रभाव के कारण वृद्धि होती है। क्या गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण? ना जी ना। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती हैं। अवलंब से जो कोशिकाएं दूर होती हैं उनमें तीव्र विभाजन होता है। तीव्र विभाजन यानी कि जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, अभी ये कई भागों में बट गई, ठीक है, फिर ये कोशिका है कई भागों में बट गई, तो इससे क्या होता है, उसकी जो है वृद्धि काफी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? साथियों, लड़कियों में पाया जाता है अंडाणु, ठीक है। अब इस अंडाणु की तरफ पराग नलियों की वृद्धि क्यों होती है, इसका कारण क्या है? तो साथियों, पराग नलियों में एक केमिकल निकलता है। क्या निकलता है? एक केमिकल निकलता है। उस केमिकल के कारण जो पराग नलियों की वृद्धि होती है वो अंडाणुओं की तरफ होती है। यानी कि किसके कारण हो जाएगी? रसानुवर्तन के कारण हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर वी, यानी केमिकल के कारण अगर वृद्धि हो रही है तो रसानुवर्तन, जल के कारण तो जलानुवर्तन, ठीक है, मतलब कि ग्रेविटी के कारण तो गुरुत्वानुवर्तन, और लाइट के कारण तो प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? इसमें क्या भैया, प्रकाश के कारण गति हो रही है, तो यानी कि प्रकाशानुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? यानी कि पौधे से जो पत्तियां होती हैं वो झड़ने लगती हैं, वो किसके कारण झड़ती हैं? तो हमने साथियों एक आपको एसिड बताया था, एब्सिसिक एसिड, जो कि क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। जो पौधों की वृद्धि को रोकेगा उसी के कारण तो पत्तियां गिरेंगी, फल गिरेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। यानी एब्सिसिक एसिड के कारण पौधों की पत्तियां जो हैं और फलों जो हैं वो झड़ने लगते हैं। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? साथियों, जबकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, जबकि एक ऑप्शन रॉन्ग है। यानी कि आपको यहाँ पर कर लेना कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है गलत कथन, ठीक है, ना कि सही कथन। सही तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, या तो आप तीनों को सही बता दो या एक को गलत बता दो, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तंत्रिका आवेग, जो हमारा न्यूरॉन का जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डेंड्राइट छोर से एक्सान छोर की तरफ जाता है। हमने आपको बताया ये है भैया कोई न्यूरॉन, ठीक है, इसमें पाया जाता है डेंड्राइट, और डेंड्राइट से कहाँ गया, जो आवेग होता है वो जाता है कहाँ, साइटोन के पास, और साइटोन के बाद जाता है एक्सॉन के पास। किसके पास? एक्सॉन के पास। और एक्सॉन के बाद जाता है कहाँ पर? एक्सॉन छोर पर, यानी कि टर्मिनल एंड पर। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है, यानी कि डेंड्राइट छोर से कहाँ जाता है, एक्सॉन छोर की तरफ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अभी दूसरा ऑप्शन है, डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट छोर पर नहीं, बल्कि जो हमारे जो टर्मिनल एंड एक्सॉन टर्मिनल होते हैं इन पर क्या पाया जाता है, इन पर जो है कुछ बाल पाए जाते हैं जहाँ से रसायन उत्पन्न होता है। ये कह रहे हैं कि डेंड्राइट छोर पर क्या होता है, रसायन उत्पन्न होता है? ना जी ना। कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है भैया? एक्सॉन टर्मिनल पर होता है। ठीक है, अभी सी ऑप्शन देखते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन, बिल्कुल सही बात है। कहाँ से रसायन निकलता है? एक्सॉन छोर से निकलता है। सिनेप्स को लांग जाते हैं, हाँ यहाँ पर बीच में पाया जाता है सिनेप्स, इसको जाते हैं लांग, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। और क्या करते हैं, इसको लांगने के बाद में यहाँ पर फिर से जो है उसी प्रकार का विद्युत आवेग जो है उत्पन्न कर देते हैं। किस प्रकार का? जिस प्रकार का जो है डेंड्राइट मतलब ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आवेग जो है उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद ये भी करेक्ट हो गया। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। एक न्यूरॉन विद्युत आवेगों को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही संप्रेषित करता है, बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिकाओं को भी संप्रेषित करता है। ठीक है, अभी एक न्यूरॉन जो है, मान लो ये न्यूरॉन था, ठीक है, इसने दूसरे न्यूरॉन को तो मतलब क्या
जो आवेग थे उनको संप्रेषित किया, लेकिन इसके अलावा यह पेशियों को और ग्रंथि कोशिकाओं को भी जो है आवेगों को संप्रेषित करता है, संकेतों को संप्रेषित करता है। यानी ऑप्शन डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। अगर रॉन्ग की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 21। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसको हम इससे पहले भी बता चुके हैं साथियों कि जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण जो है मेडुला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेडुला के द्वारा। अब मेडुला कहाँ पर पाया जाता है? मेडुला पाया जाता है पश्च मस्तिष्क में, और पश्च मस्तिष्क के भी लास्ट में पाया जाता है क्या? मेडुला पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्च मस्तिष्क के मेडुला में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? तो साथियों वे क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर आपका बस नहीं होता, यानी कि आपकी इच्छा इन पर नहीं चलेगी। अनिच्छा, आपकी इच्छा के बिना, ठीक है, ये हो जाएंगी। और ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन पर आपकी इच्छा होती है, यानी आप चाहेंगे तब वो क्रिया होगी। जैसे खाना खाना है, क्योंकि ये क्या है? एक ऐच्छिक क्रिया है, आप चाहेंगे तो खाना खा सकते हैं। हमें बतानी है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, बमन, तो बमन क्या होता है साथी? उल्टी, जो आपको उल्टियां आती हैं मान लो, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो ये कैसी हो गई? अनैच्छिक क्रिया हो गई। ठीक है, हमें तो बताना है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। लार का श्रवण, यानी लार का जो बनना क्या आपके हाथ में है? आपके इच्छा के अनुसार हो रहा है लार का बनना? ना जी ना भैया, ये भी गलत हो गया। हृदय स्पंदन, जो हृदय स्पंद कर रहा है क्या आपके हाथ में है? ये आपके इच्छा अनुसार हो रहा है? ना जी ना। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चरबड़, आप किसी चीज को चबाएंगे या खाएंगे, ये चबाना और खाना क्या आपके हाथ में है? आपकी इच्छा में है? बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी? ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? मान लो आपको सर्दी जुकाम है, ठीक है, तो आप इनमें से क्या नहीं कर सकते? सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद नहीं कर सकते, यानी कि सेब और आइसक्रीम के स्वाद का पता नहीं लगा सकते क्या आप? तो भैया स्वाद पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो हो जाएगा भैया गलत ऑप्शन। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, तो भैया बिल्कुल आप इत्र और अगरबत्ती की जो गंध होगी उनमें आप विभेद नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आप सर्दी जुकाम में क्या होता है, आपकी नासिका से क्या होता है, नासिका बंद हो जाती है। ठीक है, तो नासिका जो है सही से कार्य नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए आप इत्र और अगरबत्ती का जो है गंध में विभेद नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में विभेद, ये तो भैया आप आंखों से देखते हो भैया, ये तो हो जाएगा। ठीक है, गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु आप टच करके पता लगा सकते हो भैया, हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन है जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर आप अभी जो है हम चित्र के माध्यम से डिटेल में समझ लेंगे। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो साथियों इसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी हम जो है एग्जैक्ट जो फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो साथियों जो हमारा विद्युत आवेग होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? आपको मैंने बताया डेंड्राइट में जाता है। कहाँ जाता है? डेंड्राइट पर। अब आपको पता होना चाहिए डेंड्राइट मैंने कहाँ पर बताया था आपको। अभी देखो इसमें इस तरीके का एरो है। अभी इस प्रकार की संरचना को मैंने साथियों क्या बताया था? इस प्रकार की संरचना को मैंने बताया था एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि एक्सॉन छोर। क्या एक्सॉन छोर से हमारे विद्युत आवेग चलते हैं? ना जी ना, ऑप्शन हो गया गलत। अभी देखो इस तरफ से क्रिया हो रही है, यहाँ पर भी कहाँ से जा रहे हैं? एक्सॉन छोर से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? एक्सॉन छोर से जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होता भैया, हमारे कहाँ से विद्युत आवेग जाता है? डेंड्राइट से जाता है। कहाँ से जाता है? डेंड्राइट से। अभी देखो यहाँ पर कहाँ से जा रहा है? यहाँ पर देखो डेंड्राइट से जा रहा है। ये देखो भैया होते हैं हमारे डेंड्राइट। क्या होते हैं? डेंड्राइट इनको बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ संरचना निकली है इनको क्या बोलते हैं? हम डेंड्राइट। और अंदर वाले भाग को बोलते हैं हम कोशिका काय। ठीक है, यहाँ पर डेंड्राइट के बाद कहाँ जाएगा? कोशिका काय में आवेग जाएगा। और आवेग के बाद इसको हम बोलते हैं एक्सॉन।
ठीक है। और ये जो काली काली सी आकृति बनी है जो सेल, ये एक्सॉन के लिए रक्षा करने के लिए कुछ सेल पाई जाती है, ये वो सेल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचा भैया हमारा आवेग, और इसके बाद जाता है कहाँ पर, इसके बाद आवेग चला जाता है कहाँ पर, हमारे एक्सॉन टर्मिनल पर। कहाँ पर चला जाता है, एक्सॉन टर्मिनल पर। तो अभी तक तो ये क्रिया बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दिशा जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं सिनेप्स। अब सिनेप्स को जो है, ये खाली स्थान होता है। ठीक है, इनको जो है, जो हमारा आवेग होता है वो लांग जाता है, और लांगने के बाद फिर से वही क्रिया चलती है। किस में जाता है, डेंड्राइट में जाता है, डेंड्राइट के बाद कोशिका काय में जाता है, कोशिका काय के बाद एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी संरचना थी। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्यों गलत हो गया, तो देखो ये कहाँ से चला भैया, डेंड्राइट से तो चला, और कहाँ चला, एक्सॉन छोर की तरफ चला। लेकिन इन्होंने जो दूसरा न्यूरॉन जोड़ा है वो किससे जोड़ दिया, एक्सॉन छोर से जोड़ दिया। लेकिन एक्सॉन छोर से नहीं, फिर से कहाँ से जो प्रवाह होता है वो डेंड्राइट में ही जाता है। कहाँ जाता है, डेंड्राइट में ही जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। थायरॉक्साइन के बारे में, जो थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। ना जी ना, किसकी आवश्यकता होती है संश्लेषण के लिए, आवश्यकता होती है भैया हमें आयोडीन की, जो हम पहले एक क्वेश्चन में बता चुके हैं, आयोडीन की आवश्यकता होती है, ना कि लौह की। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग, और जो कि पूछा गया हमसे सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। जैसे कि यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। बिल्कुल सही बात है। थायरॉक्सिन का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों, वसाओं के उपापचयों का नियमन करना किसका कार्य होता है, थायरॉक्सिन का कार्य होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, पहले ही बता चुके। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन कैसे हैं, सही। ये ऑप्शन है रॉन्ग, हमसे पूछा गया था रॉन्ग ऑप्शन, तो रॉन्ग ऑप्शन है ए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। बौनेपन का कारण क्या होता है, बौनापन किस कारण से बच्चों में या जो पुरुषों में या महिलाओं में जो बौनापन होता है वो किस कारण से होता है। तो साथियों, जो बौनापन होता है वो क्या होता है, आपके शरीर में अगर वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में, अल्प मात्रा में अगर निकलते हैं तो आपकी वृद्धि जो है रुक जाती है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन के स्राव की अधिकता के कारण ना जी ना, वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी से। तो बिल्कुल सही बात है, आप में बौनापन क्यों हो जाता है, वृद्धि हार्मोन का अगर स्राव कम होगा, कम निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उससे बौनापन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। यौवनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखता किसके स्राव के कारण होते हैं। यानी कि जो यौवनारंभ यानी 18 की एज में आप आते हो, तो ये जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। वृषणों से इस्ट्रोजन हार्मोन निकले, इसके कारण। ना जी ना, वृषणों से क्या निकलता है, टेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने के कारण। ना जी जहाँ, अंडाशय से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है एंड्रिलन ग्रंथि से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ना जी ना, एस्ट्रोजन हार्मोन किससे निकलता है, अंडाशय से निकलता है। अभी ऑप्शन सी, वृषणों से टेस्टेरोन हार्मोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन के निकलने के कारण। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि यानी कि किस कारण से दी। तो साथियों, अभी आपको हमने बताया कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन कब लगाया जाता है, जब आपको डायबिटीज हो जाता है। और आपको डायबिटीज होने का मतलब क्या है, आपके ब्लड में, कहाँ पर, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, यानी कि ज़्यादा हो गई है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन है डी नंबर, यानी उसके रुधिर में क्या हो गया है,
शर्करा का स्तर अधिक हो गया था, इसलिए चिकित्सक ने उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो साथियों पुरुषों में जो जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है वो होता है टेस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टेरोन होता है, जो कि किसके द्वारा निकलता है? वृषण के द्वारा निकलता है। वहीं पर महिलाओं में यह हार्मोन होता है, यानी कि जनन क्षमता वृद्धि वाला जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, जो कि किसके द्वारा निकलता है? अंडाणु के द्वारा निकलता है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? अयुग्मित का मतलब क्या है? जिसका युग्म नहीं है। युग्म का मतलब जोड़ा नहीं है, जो जोड़े में नहीं पाई जाती है। अभी एंड्रिनल ग्रंथि की बात करें, ये जोड़ों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? दोनों किडनी होती है, इनके ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एंड्रिनल। तो जो ये एंड्रिनल ग्रंथि होती है ये जोड़ों में पाई जाती है। वृषण, सभी बच्चों को पता ही होंगे कि वृषण जो है जोड़े में पाया जाता है। अभी बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। तो साथियों ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये सिंगल पाई जाती है, डबल नहीं पाई जाती, यानी यही हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडाशय, अंडाशय भी क्या है? अंडाशय जो है वो भी कहाँ पाया जाता है? डबल पाया जाता है। ठीक है, कहाँ किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। अभी बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। दो न्यूरॉनों के बीच संगम स्थल को क्या कहते हैं? साथियों आपको कई बार बताया हमने, दो न्यूरॉनों के बीच संगम स्थल को क्या कहते हैं। साथियों ये होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल होता है। ये जुड़ा होता है किससे? फिर से डेंड्राइट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? डेंड्राइट से जुड़ जाता है। तो इनके जो बीच का स्थान होता है, यानी जो संगम स्थल होता है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है। किसके द्वारा जो है मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण होता है? तो साथियों जनन के द्वारा, जनन तंत्रों के द्वारा ना जी ना। अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा तो होता है, लेकिन जनन तंत्रों के द्वारा नहीं होता। श्वसन तंत्रों के द्वारा क्या नियंत्रण होता है? ना जी ना। तंत्रिका तंत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, अंतःस्रावी के द्वारा होता है। पाचन तंत्रों के द्वारा क्या नियंत्रण होता है? पाचन होता है भैया, नियंत्रण थोड़े ना होता है, ये भी गलत। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा जो है जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों चैप्टर नंबर 7 के भी हमने सभी ऑब्जेक्टिव को बहुत ही सरल भाषा में समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।